जब मैं ये स्क्रिप्ट कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता ये पोस्ट बनेगी या वीडियो। कुछ कम रह गई तो पोस्ट बन जाएगी, कुछ लंबी हो गई तो वीडियो बन जाएगी। तो कल की पोस्ट पर बात करते हैं। शुरू करने से पहले वही सारी पुरानी बातें। चैनल अभी भी पुराने दर्शकों के लिए ही चल रहा है। नए है तो आपको चीजें समझने में मुश्किल होगी। ना तो हम कल की है, ना हम जानते हैं, ना हमारी जानने में कोई रुचि है। चैनल उसी नाम से ओपन है तो फिर उसी नाम पर चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। आप में से कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कार्य अब गति में आ रही है। देखो, जब मैंने ये चैनल ओपन किया था तो पुराने श्रोता सारे जानते होंगे, मैं हर वीडियो में एक बात कहता था और मैंने शायद 16 महीने के इस चैनल में 12 महीने तो वह बात बोली ही होंगी। कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है और कोई तरीका है ही नहीं। दूसरा, जो अंतिम पंक्ति होती थी पूरे वीडियो की, सब कुछ बताने के बाद मैं तो मजाक कर रहा हूं, सीरियसली ना लीजिएगा। आपको यह दोनों पंक्तियां जो इतनी सरल लग रही हैं, अब आगे चलने से पहले आपको इनके पीछे का रहस्य बताता हूं। इतनी सरल ये थी नहीं। ये जो लाइन थी, कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। आप लोगों को सुनते समय यह लगा होगा, कल्कि आएंगे, कर्म करेंगे, उनके कर्मों में ऐसी शक्तियां होंगी कि वह पहचान लिए जाएंगे। देखो, मैं हूं मामूली सा डिकोडर हूं। अब डिकोड कर लेता हूं ठीक से, तो फिर कुछ अप्लाई भी कर लेता हूं। आप सबने जंगल तो देखा ही होगा, टीवी पर असली में कैसे भी। पहले जंगल समझो, फिर समाज बताएंगे। जंगल में हर जीव की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। अब होता क्या है, वहां किसी को बचना है, किसी को मारना है, तो हर कोई इस तरह से कार्य करता है कि वह अपना कार्य करने तक छिपा रहे। शेर को शिकार करने तक छिपना है और हिरण को शिकार बनने तक। लेकिन एक बार जब शेर को लगता है कि शिकार की उसकी हद में आ गया है, या फिर हिरण को लगता है कि अब उसकी जान पर आ गई है, तो मस्तिष्क काम नहीं करता। फिर उनका स्वाभाविक गुण कार्य करता है। अब देखिए, शेर और हिरण क्या है, ये दोनों ही प्राकृतिक रूप से भिन्न कर्म करने के लिए बाध्य हैं। अब यही बात आप मनुष्य समाज में रख दो। हर मनुष्य जो भी इस धरती पर आया है, अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से कर्म करने को बाध्य है। अब होता क्या है, हम सब समाज में बेहतर से बेहतर दिखाते हैं, पर तब तक जब तक कोई समस्या नहीं आती या फिर माहौल हमारे मूल्यों की परीक्षा लेने नहीं उतर आता, वहां पर मनुष्य के असली गुण निकल कर आते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं, फिर वही बात कर रहा हूं। मैं कल की नहीं हूं, बस डिकोडर हूं, और जो डिकोड करता हूं कुछ अप्लाई कर लेता हूं। आगे की बात मैं आपको बस इसी शर्त पर समझा रहा हूं। ना आप भ्रमित होकर मुझे मानेंगे और हम सब प्रतीक्षा ही करेंगे। देखो, क्या होना था उस स्क्रिप्ट में। कल की जो कोई भी है, वह तभी तक छिपे रह पाएंगे जब तक उन पर अपने कर्मों का प्रेशर नहीं आएगा। और जब उन पर कर्मों का प्रेशर आएगा, तो फिर जहां तक वह शांति से सुलझा पाएंगे सुलझाएंगे। फिर वह भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति पर ही आएंगे, उसी से सुलझाएंगे। अब स्वाभाविक प्रकृति में क्या होता है, शक्ति खुलकर आ ही जाती है। उसका कारण आप सामान्य ज्ञान के स्तर पर समझिए। मान लीजिए सोहन एक पावर लिफ्टर है, मतलब ऐसा आदमी जो दिखने में तो कमजोर है, पर 100 किलो आराम से उठा सकता है। अब सोहन की सब्जी मंडी में नौकरी लग गई और सोहन किसी को नहीं बताना चाह रहा उसका प्रोफेशन क्या था। लोग बोलेंगे पावर लिफ्टर होकर यहां क्या कर रहा है। तो रोहन 30 या 50 किलो के बोरे रखवाता है, 100 किलो वहां कोई नहीं उठा रहा। पर मान लो किसी दिन ऐसी स्थिति आ ही गई कि सोहन को जल्दी कार्य निपटाकर घर जाना है और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, तब वह 100 किलो भी एक बार में उठाने पर मजबूर हो जाएगा। बस ऐसे ही सबकी प्रकृति सामने आ ही जाती है, क्योंकि हर जीव, चाहे वह अवतार ही क्यों ना हो, अगर धरा पर आया है तो फिर कार्य करने को बाध्य तो है ही। अब रामायण महाभारत दोबारा से चलते हैं। आप बस स्थितियों को देखना। वनवास मिला, पिता से राम ने सहर्ष ले लिया। दुर्योधन आया कृष्ण के द्वार, कृष्ण ने अपनी सेना दे दे। शिवजी का धनुष उठाना था, राम ने आदेश मानकर उठा लिया, धनुष ही टूट गया। अर्जुन मान नहीं रहा था, कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने गीता समझाई, पर उसकी समझ में नहीं आई। थक हार कर अपना विराट स्वरूप ही दिखा दिया। जब वह पर्वत उठा है तो कृष्ण के पास कोई समाधान नहीं था। आप और हम जैसे सामान्य मनुष्य जिस सिचुएशन को यह मानकर बैठ जाते हैं, यह हमारे हाथ के बाहर है, राम उसी स्थिति में धनुष उठाकर समंदर सुखाने चल देते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता नजर आ रहा होता है। प्रकृति सिचुएशन ही ऐसी बना देती है कि एक अवतार बाध्य हो जाए उस तरह से कार्य करने को जो उसकी स्वाभाविक प्रकृति या शक्ति है। अब आपने कलयुग को देखा है, इसका दायरा पूरी धरती है और लगभग हर परिवार है, और परिवार भी पूरी धरती पर 150 करोड़ तो मान ही लो, जितनी आबादी कभी नहीं हुई। तो अब अगर कल्कि को कुछ करना है, तो वह या तो इस कली के सिस्टम का पार्ट बने, या फिर वह कली के सिस्टम को ही कंट्रोल करना शुरू कर दें, बिना उसका पार्ट बने।
अब ये जो मे लाइन में आपको बता रहा हूं, तो इस लाइन में पता है क्या हो जाता है? एक आदमी के ऊपर आ जाता है बहुत सारा लोड। अब कॉमन सेंस की बात है, उदाहरण आपको ऊपर दिया, जिसकी तथा 10 किलो की है 10 किलो उठाकर लोड खत्म करेगा, जिसकी 10 क्विंटल की वह उतना उठाकर खत्म करेगा। देखो, कर्म हर जीव को करना ही होता है। जो भी कल की है उन्हें भी करना होगा। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम बस नॉर्मल से डिकोड रहे हैं और डिकोड करते रहते हैं और आपकी तरह प्रतीक्षा में ही है, तो बस उस सीख को अप्लाई करते रहते हैं। तो आगे जो बता रहा हूं उसे सुनकर ऐसा ना समझिएगा हमें कुछ पता है। आप लोगों ने कानून पर वीडियो देखा था, एक दो वीडियो पहले बाकी वीडियोस भी देख ही रखे हैं। सब पुराने ही हो ना, पुराने हो तभी समझ में आएगी अब ये बात। मैंने आपको यह बताया था कि भारत के एक शहर में केवल एक इंडस्ट्री ही इतनी पर्याप्त है कि भारत के सबसे विशाल बिजनेसमैन को भी टॉप पोजीशन से हटा दे। अब आपको मैं दूसरी इंडस्ट्री बताता हूं। दूसरी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अगर चीजें इंप्लीमेंट हो गई तो भारत का या दुनिया के किसी भी देश का पूरा स्ट्रक्चर किसी और के ही कंट्रोल में चला जाएगा। ना पॉलिटिक्स काम आएगी, ना बिजनेस, ना पैसा, कुछ नहीं। अब मैं किसी भी इंडस्ट्री का नाम आपको नाम नहीं बताऊंगा, फालतू में कली के लोगों को आराम क्यों देना, पर उदाहरण ऐसा दे दूंगा कि आप इन दोनों इंडस्ट्रीज को ही समझ जाओ। और हाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन मत लिखना। पहली इंडस्ट्री जो मैं बता रहा हूं, जो भारत के सारे टॉप उद्योग समूह को ही अपदस्थ कर दे। जंगल देखा है आपने, वहां पर भालुओं का राज है। शेर आ गए तो भालुओं का राज खत्म। अब शेर बुरे हैं भले हैं या भालू अच्छे बुरे जैसे भी थे, जंगल तो चलता रहेगा। पहली इंडस्ट्री शेर मान लो। अब रही वह दूसरी इंडस्ट्री, जिसके आने का अर्थ है दुनिया के किसी भी देश का सिस्टम ही बदल जाना। आप उसकी तुलना जंगल की घास पानी ट्री और पौधों से करो। जंगल में कोई भी प्रजाति खत्म हो जाए, जानवरों की जीवन रहेगा, पर इन चीजों का कोई ऑप्शन नहीं है। इन पर बात आ गई, जंगल से जीवन खत्म। अब इस घास और पानी से लेकर जंगल में हजारों प्रजातियां आती हैं, लाखों आती होंगी। ऐसे ही इन दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में हजारों और लाखों इंडस्ट्रीज आती हैं। अब अगर मैं आज एक इंडस्ट्री का डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसकी टर्म्स कंडीशंस फाइनल करता हूं, उसकी स्ट्रेटजी फाइनल करता हूं, तो ये हजारों और लाखों इंडस्ट्रीज हैं। किस किस का क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइनल करेंगे हम। चलो और दूसरी तरह से समझो, ये इंडस्ट्रीज इतनी सारी हैं, देश इतने सारे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्स में ही खोकर रह जाएंगे। आप अगर सोचो कि हम किसी प्रोफेशनल को रख लें, उससे फाइनल करवा दें, तो आपको सत्य बताऊं मैं, अब एआई ज्यादा बेहतर काम कर देती है कई जगहों पर, तो लीगल डॉक्यूमेंट वही फाइनल कर देगी। मुझे कहीं भी मामला इतना ज्यादा समझना होगा कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, वो मैं प्रयत्न कई बार कर चुका हूं। आदमी कहीं की बातें कहीं लेकर चला जाता है, फिर उसे वापस पॉइंट पे लेकर आओ। तो देखो, उसके कुछ समाधान है। अब आप लोग कई डॉट्स और कनेक्ट कर पाओगे, हमने कहां पर क्या क्या किया और क्यों किया। आप लोग विश्वास पर आए, आप कल की को सर्च कर रहे थे, कहीं आपको विश्वास हुआ, कनेक्ट हो गए। मुझे कोई डॉक्यूमेंट फाइनल करना हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं। अब यहां से हम लोग टमाटर की फैक्ट्री रख दें, मोबाइल की रख दें, कुछ भी रख दें, पर क्योंकि बात विश्वास पर चली है, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट बाद के हो जाते हैं। वो सारा समय बच गया। अब जो वेबसाइट आ रही है या हमारा पहला प्रोजेक्ट, उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, आप लोगों को उसमें बस सीखना और समझना है। हो क्या रहा है, होगा कैसे। देखो, मैं बोलूंगा तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा आपके, पर जब आप उस कहानी को होता हुआ देखोगे, वो हो कैसे रही है, उसमें हो क्या रहा है, तो आप खुद ही उस काबिल हो जाओगे कि अपना रोल खुद ही तय कर पाओ, इन्वॉल्व हो पाओ, आगे जो लोग आते हैं उन्हें बता पाओ, या जो आगे लोग आने हैं वह चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। पचब इसमें कहानियों में कहानियां हैं, रहस्यों में रहस्य है। खोलते चले जाएंगे तो कार्य कभी हो ही नहीं पाएंगे। चलो ऐसी ही एक लाइन उठाते हैं, उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल। मैंने आप लोगों को यह कहा, अगली स्टेज पर 10 लाख परिवार आएंगे और उनसे भी पहले 10,000 परिवार आएंगे। ऐसा मुझे इसलिए कहना हुआ क्योंकि कोई तो फिगर मुझे रखनी है। अब आप लोग विश्वास करते हो तो आप उस बात को सत्य मान लोगे, पर यह फिगर सत्य है ही नहीं। देखो, प्रैक्टिकली पता है क्या होगा, जैसे हम 10,000 या 10 लाख की जो भी फिगर ले रहे हैं, हम उसके आधे पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब ना 3,000 ना 3 लाख, यहां तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। उससे कहीं पहले ही जो भी रिपोर्ट्स आनी होंगी, सिस्टम चेक होने होंगे, सब हो चुका होगा। उस चलते हुए प्रोजेक्ट पर बोर्ड लग जाएगा कि बस अब और लोग नहीं लिए जाएंगे, ये प्रोजेक्ट यहीं पॉज होता है, और उससे 100 या 1000 गुना विशाल प्रोजेक्ट आ जाएगा, उनकी संख्या भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये सब जो मैंने आपको बता दिया, ये केवल उस बात का सांसारिक पहलू है। कुछ और सुनिए। मैंने आपको बताया है मेरे अंदर एक और है, मैं कुछ धैर्य से चलता हूं उसे। हर स्टेप पर कहानी बहुत तेज करनी होती है, तो ऐसे हम दोनों के बीच में भी कुछ सामंजस्य बैठा रहता है। मैं उसे कुछ धीमा करता हूं, बदले में कहां पर तेज होना है मुझे उसकी माननी होती है। अब यह जो मैंने आपको फिगर का उदाहरण दिया,
जो प्रोजेक्ट बोलेंगे वह कंप्लीट उतना होगा ही नहीं, बीच में ही विशाल हो जाएगा। मुझे आपको यह बात समझाने में 2-4 मिनट की स्क्रिप्ट तो लिखनी ही हुई होगी। अब अगर मैं आपको यह बात नहीं समझाता, विश्वास पर ही हमारी कहानी चलती रहती, तो 2-4 मिनट बच जाते। पर कुछ-कुछ समझाना भी ज़रूरी है। अब मैं इस 2-4 मिनट की भरपाई कहाँ से करूँगा? कहीं से तो करनी होगी ना? तो देखो वह भरपाई ऐसे होगी कि मैं मान लो 100 पेजेज़ का डॉक्यूमेंट बनाता, अब मैं उसके 50 पेज कम कर दूँगा। मैं ये करूँगा कि मान लो मैं जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ या ₹100 का रख रहा था, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करके मैं उसे 100 से 500 करोड़ या ₹100 से ₹500 का कर दूँगा। तो जो 1-1 मिनट में आपको देता हूँ, उस सब की भरपाई मुझे कहीं और करनी होती है। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि आपने विश्वास पर कनेक्ट कर लिया। वह जो दुनिया आनी है, वह भी ऐसे ही आ जाएगी। प्रश्न याद रखना, उत्तर बाद में दूंगा। पहले एक और प्रश्न का उत्तर दूं। अब इस सब प्रक्रिया का फर्क क्या होता है कार्यप्रणाली पर? क्यों मैं आपको समय निकालकर यह बात समझा रहा हूं? उसके बाद आप दर्द समझ पाओगे कुछ-कुछ। इस धरती पर कितने आए और कितने चले गए? 800 करोड़ अभी भी है। ऐसा क्या होने जा रहा है कि धरती एक मनुष्य को वह मान बैठेगी जो उसने किसी को एक साथ माना नहीं? मतलब कुछ तो कर्मों में ऐसा हेर-फेर होगा। अवतार के कार्यों में जो शक्ति लगती है और जो परिणाम आता है, वह कहीं ना कहीं हम जैसे मनुष्य के सामान्य ज्ञान की कैटेगरी में फिट नहीं बैठ पाता। उदाहरण देते हैं, कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना शस्त्र उठा रहे ना उलझ रहे, और कोई ज्ञानी बता भी देगा सब कुछ सामान्य था, पर वह सहजता की अपनी सेना ही अपने दुश्मन को दे दी। वह सहजता किस बात का परिणाम थी? अब आप हरिश्चंद्र की कहानी की तुलना अगर कृष्ण की कहानी से कर दोगे, तो फिर हरिश्चंद्र ने राज देने का बाद बहुत कष्ट भोगा। कृष्ण ने तो युद्ध जीत लिया। तो वह परिणाम ही ऐसे होते हैं, वह सामान्य ज्ञान में नहीं आते। आप किसी भी मनुष्य की कहानी का उदाहरण देकर एक अवतार की कहानी डिकोड नहीं कर सकते। अब किसी भी परिणाम को नापने के 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो धर्म, दूसरा उसका प्रभाव, मतलब उसमें शक्ति कितनी नजर आ रही है, तीसरा उसकी गति, कितनी तेज गति से वह हुआ है, चौथा उसका असर। पूरे संसार में राम और कृष्ण के अलावा आज तक इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य आया ही नहीं है जो चारों पैरामीटर्स को एक साथ मानव मस्तिष्क या उस समय के समाज की क्षमताओं के ही पार करा दे। क्योंकि बिना प्रकृति के इन्वॉल्व हुए कहानी में यह चीज संभव ही नहीं है। आप इन चारों चीजों के असर को कुछ कम कर दो और आपको किसी की भी महापुरुष की कहानी मिल जाएगी। सोहन बहुत अमीर है, पर धर्म के साथ नहीं है। रोहन के पास शक्ति तो बहुत है, पर उस कार्य को इंप्लीमेंट करने में समय तो लगेगा। अंकित काम तो बहुत तेजी से करा सकता है, पर उसके खुद के पास रिसोर्सेज नहीं है। पलाश के पास सब कुछ है, पर प्रभाव ही पैदा नहीं कर पा रहा। सारी कहानियां बता देंगी कि कर्म मनुष्य ने क्या है। पहले ही बता देता हूं, मैं तो बस डिकोडर हूं। अब अवतार की कहानी समझो आप। आभास पर ही बता रहा हूं, मुझे भी क्या ही पता। कल की एक तरफ और प्रकृति पर ब्रह्म एक तरफ, दोनों में जो सबसे विशाल युद्ध है वह इसी बात को लेकर है कि कल की चाहते हैं जो कुछ भी होना है प्रकृति उसे एक मनुष्य का कृत्य दिखा दे। पर प्रकृति को वह सारी भविष्यवाणियां सत्य करनी है जो वह शताब्दियों से करती आ रही हैं। और अगर वह सत्य हुई, तो फिर अवतार की पहचान खुलेगी ही। अब क्या कल्कि के लिए यह संभव है कि वह अपने कर्मों को किसी साधारण मनुष्य का कर्म दिखा दे? प्रयत्न करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हमें नहीं मिले वह अलग बात है, पर हमने प्रयत्न भी तो नहीं किया था, तो जाने दो। असंभव तो कुछ नहीं होता। आप अवतारों में से बस एक गुण हटा दो, उनका सहजता। बाकी उनमें कितनी भी शक्ति रख दो, कितना भी चमत्कारी दिखा दो, बस सहजता हटा दो। अवतार और मनुष्य में आपको ज्यादा अंतर फिर अंत तक नजर नहीं आएगा। राम को वनवास दिया गया, राम ने बिना कोई तर्क किए सहजता से स्वीकार किया। अब आप राम किंतु परंतु कर लेते तो फिर राम कितने भी शक्तिशाली होते, आपके और हमारे मन में कोई शक रह जाता। शबरी ने बेर दिए, राम ने सहजता से ले लिए। हनुमान राम की टीम के हैं, रावण से मिल रहे हैं, उसी की सभा में सहज है। तेरा काल आ गया है, कृष्ण ने अपनी सेना दे दी, सहज है। ऐसा क्या चल रहा है इनके जीवन में कि यह सहज है? विकट से विकट परिस्थिति में भी असहज नहीं है। देखिए, बोलना आसान है कि कोई मनुष्य भी उतना सहज रह लेगा, पर उस स्थिति में सहज रहना पागलपन होता है। हमसे कोई हमारी सेना मांगेगा और उसी से युद्ध करना है, तो मूर्ख ही कहलाएंगे, है ना? तो तुलना ठीक नहीं। अब देखिए हो क्या रहा है, कल की जैसे चाह रहे हो कि प्रभाव कम हो जाए या गति ही कम हो जाए ही या शक्ति ही कम हो जाए, तो वह कृत्य दूसरी तरह से नहीं देखा जाएगा। पर अब आप हमारी लाइफ से देखो, हम तो डिकोडर हैं बस। हम आप लोगों को जो 4 मिनट कुछ बताते हैं कि सब सामान्य हो रहा है,
उस सब का असर कार्यों पर होता है। या तो उनकी गति इंक्रीज हो जाती है या फिर उनका मैग्नीट्यूड। तो यहां कम हो क्या रहा है, सब और इंक्रीज ही हो जाता है। तो प्रकृति भी ऐसी ही स्थिति निर्मित जो भी अवतार होगा उसके जीवन में बना रही होगी कि बस गति और मैग्नीट्यूड दोनों ही जिस स्तर की चाहिए उस स्तर की आए। अब अवतार के हाथ में बस एक चीज है कि वह कुछ असहज हो जाए या दिख जाए इस सारी प्रक्रिया में। पर यह कितना आसान और कितना मुश्किल काम है। कृष्ण से विशाल लीलाधर तो कोई आया नहीं धरती पर। कृष्ण जाते हैं दूत बनकर दुर्योधन के पास, बिल्कुल दूत के रोल में हैं। अवतार तो लेफ्ट कर ही दो, राजा भी नहीं है उस रोल में। दुर्योधन को समझाते हैं हर तरह से, और फिर दुर्योधन एक लाइन कहता है, सैनिकों बंदी बना लो इस ग्वाले को। और फिर कृष्ण एक लाइन कहते हैं, हमें बंदी बनाओगे दुर्योधन। बस वहीं पर दूत का सारा गेट अप बह जाता है। जो भी कल की है ना, उनके ऊपर वर्कलॉड ही इतना होगा कि बेवजह असहज होने की एक्टिंग करना उनकी समस्या इंक्रीज ही कर देगा। देखो, हम तो सामान्य से डिकोडर हैं, बस जैसा समझ आता है बता देते हैं। अब आते हैं एक दूसरे प्रश्न के ऊपर, जिसे हम पीछे लेफ्ट कराए हैं कि आप तो विश्वास पर आ गए, बाकी दुनिया का क्या? देखो, आप जो सर्च कर रहे थे, टिके रहे, वह आपको मिला। जिन्हें नहीं मिला, हे विश्वास करते हैं, टिके रहेंगे, मिल ही जाएगा। बाकी किसको क्या चाहिए वह सब हमारे पास है, विश्वास कीजिए। वह लोग भी विश्वास पर ही आएंगे और देशों के देश आएंगे। यही तो इस सारी कहानी में आनंद लेने के मसले हैं। अब इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचते हैं। अब आते कल वाले पोल पर। उसमें 3 ऑप्शंस थे। एक बाल पत्रिका, आप उस पर क्लिक करते तो हम उसे ही आधार बनाकर बैकडोर से सारी कहानी ले आते। आप टेडी बियर पर क्लिक करते तो हम एक टेडी बियर को ही आधार बनाकर सारी देश दुनिया की कहानी ले आते। वह मजेदार ऑप्शन था, पूरे भारत में एक टेडी बियर ही घूम रहा होता। पर आप लोगों ने जिसे वोट दिया है वह है कलयुग की गीता। अगर इस वीडियो में उसे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं आज के पोल पर। अब वह उदित जी और मनोज जी का जो भी मामला है। अब हमारा पॉइंट ऑन एफ व्यू सुनो। सोशल मीडिया पर जो कोई भी होता है उसका अपना एक श्रोता वर्ग होता है, और कोई भी इंसान जो अपना श्रोता वर्ग बनाता है कुछ इस बात से बनाता है कि श्रोता क्या सुनना चाहता है, और कुछ इस बात से कि वह क्या दे सकता है, किसमें एक्सपर्ट है। कई लोगों के चैनल ही इस बात पर चले हैं कि उनका कार्य दूसरों का अपमान करना, उन्हें नीचे दिखाना है। तो उनका जो भी हल्का फुल्का श्रोता है वह भी उन्हीं सब चीजों को पसंद करता है। यह दोनों सही हैं, गलत है, पर कम से कम बदतमीज तो नहीं है। अब उदित की जो बातें हैं वह कुछ ज्यादा लॉजिकल लगती हैं, क्योंकि वह बात ही लॉजिक का सहारा लेकर कर रहे हैं। जो कुछ स्टडी वगैरह कर चुके हैं उन्हें बेहतर समझ में आएंगी। पर सत्य यह है कि लॉजिक लॉजिक करते करते वह बातें ही इलॉजिकल चली जाती हैं पूरी तरह से। ना तो एआई कोई दानव है, ना एआई कल की है, जैसा कि उन्होंने एक वीडियो में कहा था। और सत्य यह है, जितना विशाल व टाइम फ्रेम दे रहे हैं उससे बहुत पहले ही नोस्ट्राडेमस की प्लस अल्ट्रा को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वह पूरी दुनिया में ही सत्य होने लगेंगी। अब वह बर्थ डेट के समीप पहुंच गए, ये हम भी नहीं जानते, पर वह उसके बहुत समीप हैं। मनोज जी का क्या है कि जब वह कल्कि के बारे में बात करते हैं तो लॉजिक धरती लेफ्ट करके चांद पर चला जाता है। तो अगर जरा सा भी समझदार आदमी होगा वह वहां श्रोता नहीं रह पाएगा। जो ज्यादा भोले भाले लोग हैं उनके लिए वह चीज ठीक है, पर फिर प्रकटीकरण की तिथि तो वही है लगभग। ठीक है, एक जन्म की तिथि के आसपास है, एक प्रकटीकरण के। तो फिर हमें इसमें क्यों जाना, कौन कैसे गणित लगा रहा है। चलो कुछ बताता हुआ ही जाता हूं, फिर डिलीट कर दूंगा मैं किसी भी समय। कल्कि का जन्म बंशीपुरा में हुआ है। नाम दोबारा से सुन लो, बंशीपुरा। ऐसे ही कोई भी बात उनके जीवन की सब कृष्ण के सिग्नल्स पर ही है। और यह जो जगह है वह राजस्थान बॉर्डर से कोई 765 किलोमीटर दूर है। कल्कि का नक्षत्र ना तो धनिष्ठ है ना कर्क लग्न है, उनका नक्षत्र गुरु पुष्य है। और गुरु पुष्य ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी सबसे ऊपर है। देखो, मैं यह सब नहीं बताना चाहता, पर कभी कभार में भी बोर हो जाता हूं शांति से। एक चीज और देखो, मैं तो एक डिकोडर हूं बस। मैंने भी अपने फायदे के लिए ही चैनल ओपन किया होगा, अपने श्रोता अपने हिसाब से फिल्टर किए होंगे। पर चलिए, आपको एक बात और बताता चलता हूं। जिस भी जगह का मैंने नाम लिया है, अगर आप उसके सरकारी अस्पताल में जो भी आदमी विश्व पटल पर नजर आने वाला है उसका डेट ऑन ऑफ बर्थ उस हॉस्पिटल में सर्च करोगे तो आपको एक अजीब बात पता चलेगी। उस दिन उस हॉस्पिटल में 7 कन्या हुई थी, 8वां नंबर उसका था। पर मैं इन सब बातों पर बात क्यों नहीं करता, क्योंकि फिर जो मेरा श्रोता वर्ग होता वह आप लोगों की तरह नहीं होता, जो कर्म और परिणाम पर चल रहा होता, कॉमन सेंस और लॉजिक को मानता, जो आगे की यात्रा के सहयात्री बन पाते। फिर मुझे भी वही लोग मिलते जो
तिलिस्मी कहानियों को मानते। प्रकृति ने सिग्नल्स सारे दे रखे थे, पर जरूरी नहीं कि वह सबको पता हो या उनके बारे में बात की जाए कर्मों के आने से पहले। तो आज हमने लिख तो दिया है, पर हम डिलीट कर देंगे। चलिए मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में।